10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। विदुर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। आशीष बहेती और राजेश सपूते पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। उनके अलावा अमित सेठ जुड़ेंगे हमारे साथ। रुचित जैन भी अपनी फ्रेश ट्रेड्स लेकर आएंगे। और बिग मार्केट वर्सेस में आज हमारे साथ गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर एंड चीफ स्ट्रेटजिस्ट गौतम शाह जुड़ेंगे। तो ये सब कुछ ही देर में आपके लिए, लेकिन पहले ज़रा थोड़ा मार्केट का एक बार हाल देख लेते हैं। और अब थोड़ा सा निफ्टी में करेक्शन आ रही है 24 पॉइंट की, लेकिन बैंक निफ्टी में ज़्यादा करेक्शन आ रही है। अब करीब करीब 170 पॉइंट्स के। ध्यान रखिए आज बैंकेक्स की एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी, शायद उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट हो। लेकिन जहाँ तक इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात है, इंडिविजुअल स्टॉक्स में आज अच्छे मोमेंटम है दोनों तरफ। अपसाइड में सीमेंस 5%, ट्रेंड 5%, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इप्का लैब्स और सारी की सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और पीएसयू बैंकों में अच्छा मोमेंटम है। डाउन साइड पर कुछ टाटा ग्रुप स्टॉक्स जैसे कि टाटा केमिकल्स और टाटा कंज्यूमर। डाउन साइड पर भारत फोर्ज, एनएमडीसी, गुजरात गैस, जुबिलेंट फूड वर्क्स, इंडस टावर, मन्नापुरम फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको नेगेटिव मोमेंटम भी दिखाई देगा। वीरू जी, तो ये छोटी सी समरी थी मार्केट में एग्जैक्टली अब तक क्या हुआ। पैनल आपका तो आवाज़ पे जो इस वक्त मौजूद है वो आपकी स्क्रीन पे है। आशीष बहेती, राजेश सतपुते, अमित सेठ और रुचित जैन। फ्रेश पर्सपेक्टिव अमित सेठ और रुचित जी का होगा। आप सभी को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। अमित जी, आपके दो कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के। जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी एंड वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन सीएनबीसी आवाज, पहले आप सबको कांग्रेचुलेशंस फॉर बिकमिंग द नंबर वन। एंड मेरे समय के अभी दो ट्रेड्स रहेंगे। पहला पीएसयू बैंकिंग सेक्टर से रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे वी आर गेटिंग ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेंथ ऑल्सो, और ऑलमोस्ट एक 52 वीक हाई की तरफ ये बढ़ रहा है स्टॉक। 284 इसका प्राइस है, 281 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1 से 2 दिनों का टारगेट रहेगा 290 रुपीज का ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा। सेकेंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। रैशनल ये कि 10 और 20 डमा में एक स्टॉक ने रेस्ट लिया है। फ्राइडे के सत्र में जो हमने कैंडल देखा था उसका कुछ फॉलो अप सेलिंग नहीं है, दैट वाज अ बेरिश कैंडल और रेदर वी कैन से अ प्रॉफिट बुकिंग कैंडल। और आज के सत्र में स्टॉक वापस ट्रेंड एमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो रिलायंस बाय करें। 2975 का प्राइस है, 2950 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 3025 रुपए के। ओके, चलिए अब रुचित के पास चलते हैं। रुचित, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स। जी, वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई नो नंबर वन बनने के लिए। थैंक यू। और नो मेरी जो दो पिक्स है उसमें पहली पिक मेरी आज रहेंगी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे। तो इंश्योरेंस सेक्टर एज अ होल देखेंगे तो इन सभी स्टॉक्स में नो प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। चाहे आप नो दूसरे भी इंश्योरेंस स्टॉक्स देखे और इवन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में भी हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे पिछले हफ्ते ऑलरेडी कंसोलिडेशन फेज हो चुका है, तो यहाँ पे एक अपमूव का रिजम्पशन करंट लेवल से हो रहा है। तो 1650 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी लगभग 1790 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और मेरी जो दूसरी पिक है वो है इप्का लेबोरेटरीज। सो अपने 89 डे 40 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है और यहाँ से फिर से एक पॉजिटिविटी रिज्यूम हो रही है। सो इप्का लेबोरेटरीज में भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, जहाँ पे 1160 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी की सलाह रहेगी 1300 के अराउंड के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए। कॉल्स आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं अब तक। और अब आशीष, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? जी, वीरेंद्र जी, पहला जो रहेगा वो एबीबी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक में मोमेंटम बहुत अच्छा बना हुआ है और जिस हिसाब से वापस पूरा कैपिटल गुड सेक्टर बस कर रहा है वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। तो 5800 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है। हमें लग रहा है इसमें जल्दी 5990, मतलब 6000 का जो लेवल है वो देखने मिल सकता है। तो 5990 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। दूसरा जो है वो शॉर्ट कॉल है, वो पिरामल इंटरप्राइजेस पे एक शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में प्रेशर देखने मिल रहा है और एक रेंज कंसोलिडेशन चल रहा है और मुझे लग रहा है इसमें शायद गिरावट यहाँ से और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो 900 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली की सलाह है। मुझे लगता है इसमें 850 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं राजेश सतपुते के पास। राजेश जी, बताइए आपकी ट्रेड्स क्या रहेंगी इस समय की। अनुज, देखिए दो ट्रेड होगी, दोनों बाय साइड की होगी। तो पहला जो रहेगा वो आईआरसीटीसी। ऑलरेडी आप हमारी बात हो चुकी है चैनल पे। तो आईआरसीटीसी का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए बहुत बढ़िया है और इनफैक्ट बात करने के बाद थोड़ा कूल ऑफ भी हुआ है, तो एक एंट्री अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है। तो आईआरसीटीसी इज अ बाय। 940 का स्टॉप लॉस होगा, 975 980 का टारगेट होगा। अनुज, और एक नजर रहेगी मेरी टीसीएस पे। देखिए टीसीएस का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इट्स ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। फॉलिंग चैनल का ये ब्रेकआउट है जिसका टारगेट बनता है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो 4200 इनिशियली। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मुझे लगता है टीसीएस कम से कम 4300 प्लस जाएगा पोजिशनली। तो टीसीएस इज अ बाय।
स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 4100 का। ओके, टीसीएस 1416 पे आपका बाय है और एक IRCTC। मीनवाइल सिमंस एट 4945। क्या गजब का मूव। अनुज, क्या स्वर्णिम दौर रहा ना ये बीते 4 साल। और मुझे याद है अच्छी तरीके से, मेरे ख्याल से 2022 में 22 में जब वो 10 लाख करोड़ रुपए का मैम ने एक्सपेंशन की, वो कैपेक्स की फिगर कोट की थी, उसके बाद मेरे ख्याल से 3 साल सबसे अच्छे रहे। आज कमिंस एट ऑल टाइम हाई, सिमंस एट ऑल टाइम हाई। गजब मूव यहाँ पे है। हाँ बिल्कुल। और इसमें वीरू, इसमें एक डेटा सेंटर का भी एक एंगल है। ये सब जो स्टॉक्स है ना, कमेंस, सीमेंस, ABB, हाँ। इसमें मतलब अपार्ट फ्रॉम जो कैपिटल गुड्स का तो एक बड़ा प्लेयर रहा ही है। खासतौर से ABB के केस में तो वो डेटा सेंटर भी बहुत बड़ा एक एंगल है। क्योंकि अब देखिए इसमें इशू क्या है कि जो कैपेबिलिटी है वो अल्टीमेटली इन MNCs के पास ही है, लेकिन उनकी इंडियन आर्म्स उनको ही बनाने होंगे ये सब। तो इसके लिए तो ये एक और फैक्टर है जो आप इस तरीके का मूव्स देख रहे हैं यहाँ पर क्लियरली। और अगेन इलेक्शन ईयर में नॉर्मली कैपिटल गुड्स बहुत शानदार आउट परफॉर्म करते हैं। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं, प्लस MNC का टैग है। फ्लोटिंग स्टॉक इनमें लिमिटेड होता है क्योंकि प्रमोटर के पास ही 60-70% होता है मोस्ट केसेस में। बाकी म्यूचुअल फंड्स, FIs के पास होता है, तो रिटेल के पास कुछ बचता नहीं है। तो ये कई कारण होते हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक्स जो हैं इस तरीके से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं इस समय वीरू, विदाउट अ डाउट। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, बात हुई थी सीरीज की शुरुआत में जब ओपनिंग हुई थी फर्स्ट डे। लुक एट ABB। आई मीन उस दिन अनुज जी बात कर रहे थे ना, आई मीन रोल ओवर के फिगर्स 92% था। इट्स 5847। मेरे ख्याल से सीरीज का कमेंसमेंट हुआ था 5410 के आसपास, वहाँ से भी 450 रुपये दे चुका है। गजब मूव यहाँ पे। मेरे ख्याल से इस पर कैपिटल गुड्स बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए कमेंस सिमंस दोनों अगर आप देखें तो डी हाई पर आके खड़े हो गए हैं। और फार्मा जो है वो धीरे धीरे अपने मूव्स को और शार्पन करता हुआ, और जो थोड़ी सी मार्केट्स में टर्बुलेंस है ना, वो यकीन मानिए इस वक्त फार्मा स्टॉक्स को एक मूव दे रही है। एक बार आप ज़ायरस लाइफ साइंसेस लेके आइएगा, ये करियर हाई पे आके ट्रेड करता हुआ। और एक बार आप रखिएगा सिप्ला को भी। सिप्ला में कुछ ऑप्शन ट्रेड्स पिक करने की कोशिश करते हैं। दैट्स 15-16 क्लियरली एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। अमित जी, इसमें कोई एक बार जरा 1500 की एट द मनी कॉल रखिएगा। 1500 को मैं एट द मनी ही रीड करूंगा, अभी ज़्यादा आउट ऑफ मनी नहीं जाऊंगा, क्योंकि 1500 ही इसका ब्रेकआउट पॉइंट था। 1500 ही हमारी 1 मार्च की कैंडल का हाई था। अमित जी, आपका व्यू इस ऑप्शन पे? आई थिंक स्लाइटली एक्सपेंसिव है 4470। आगे चलते हैं 40, आप 1540 लेके आइएगा। अमित जी, आपका व्यू? जी वीरेंद्र जी, पहले तो स्टॉक में एक हम अच्छा खासा मोमेंटम देख रहे हैं और यहाँ पे डेफिनेटली सिप्ला में एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव। अगर आप इसके RS चार्ट्स और मोमेंटम देखें, 26 रुपए के लगभग 1540 की इसकी कॉल ट्रेड कर रही है, तो उसे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगभग जो है वो हम रखेंगे 18 रुपीज के आसपास और टारगेट्स रहेंगे 40 रुपीज एंड 50 रुपीज के। जी, सिप्ला डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ मूव अच्छा यहाँ पर है। और क्या क्या स्क्रीन पे मूव दे रहा है? इंडेक्स जब एक रेंज में है, इट्स आई थिंक फार्मा जो कि मूव देता हुआ। और एक बार आप रखिएगा स्क्रीन पे, और चोला फाइनेंस चला अच्छा था लेकिन थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया। और मैं जो बात यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, इसने गुरुवार को एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया था, लेकिन आज ये पुल बैक थोड़ा सा अगर आप देखें ठंडा पड़ गया। अब क्यों? क्योंकि आज एग्जैक्टली ये प्राइस इसका 20 डे में है जो कि स्लोपिंग डाउनवर्ड बिहेवियर में है, और आज का इंट्राडे हाई जो था वो 2 डे में था। एज ऑफ नाउ मेरे को बहुत कोई ट्रेड्स विजिबल नजर आ रहे हैं, बट जो हमने बायोकॉन का ट्रेड पिक किया था कुछ देर पहले, दैट्स डूइंग वेल। एक बार लिखे आइए स्क्रीन पर। और बायोकॉन अब बात करते करते 285.15 की ट्रेजेक्ट्री में डे हाई पर, प्लस ये 4 मार्च के स्विंग हाई को अब ऑलमोस्ट टेस्ट करने की कोशिश करता हुआ डे हाई पर। और एक स्टॉक और मार्क कर देता हूं जहां पे अच्छे मूव आ रहे हैं, दैट्स एक बार BHEL और BEL भी रखिएगा। BHEL आपकी स्क्रीन पे 259 पे लोअर लेवल से एक पुल बैक है, और BEL जो आज हेमांग जी का मिड का फंडा भी था, इट्स 215.30 आज इसका करियर हाई। अनुज, अब एक काम करते हैं, अच्छा एक बार जरा वो BPCL और HPCL वापस लेकर आइए जरा। और देखिए ये होता है मौका। देख, मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक न्यूज़ के डायरेक्शन में खुले या उसके अगेंस्ट खुले, तब उस चीज़ की वैल्यू है। जैसे अब BPCL आज लोअर लेवल पे मिला आपको, HPCL लोअर लेवल पे मिला आपको,
ऐसा नहीं है कि खुली गया गैप आपके साथ, अच्छा खासा मौका दिया इन्होंने मार्केट ने आपको, और समझ के करना था इसमें काम। क्या इसमें लॉजिक था? लॉजिक इसमें यही था कि थर्सडे को हर कोई शॉर्ट करके गया था, यही बस था कि वीकेंड पे पेट्रोल डीजल प्राइस कट आएगा, आया सिर्फ एलपीजी का प्राइस कट, और इसकी वजह से बड़ी शॉर्ट कवरिंग एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी में। चलिए अब बाजार के टेक्निकल सेटअप और कमाई वाले स्टॉक्स की बात करते हैं। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह जुड़े हैं, जिनके पास टेक्निकल रिसर्च में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। गौतम शाह स्टॉक्स के बड़े ट्रेंड्स पकड़ने के लिए जाने जाते हैं, और आइए समझते हैं उनसे कि अब उन्हें कहाँ बड़े मूव्स के इंडिकेशन मिल रहे हैं। और टेक्निकल्स के अलावा ऑब्वियसली गौतम शाह काफ़ी फैक्टर्स पर भी नज़र रखते हैं, जैसे मनी फ्लो, हेज फंड्स, ये सब क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर भी काफ़ी पैनी नज़र होती है इनकी। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। एक वन वे रैली दिखाई है निफ्टी ने, क्या ये इंटैक्ट है, और क्या अब ये लग रहा है कि 24,000 की तरफ भी जा रहा है, या फिर अब थोड़ा फ्रॉथ है और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग एडवाइजेबल रहेगा? गुड मॉर्निंग अनुज। में तो रैली काफी अच्छी रही है, बट आई थिंक अब हमें ये समझना पड़ेगा कि पिछले 4 महीनों में नवंबर दिसंबर में एक ऐसा फेज था जहां पर रिटर्न्स अच्छे से निकल रहे थे, आराम से निकल रहे थे। पर पिछले 2 महीनों में आई थिंक अगर आपने देखा होगा कि लिमिटेड स्टॉक्स चल रहे हैं, तो आई थिंक सेक्टर रोटेशन और सेगमेंट रोटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर बुल मार्केट का, और हमने ये पिछले 2 महीनों में देखा। निफ्टी में तो अच्छी रैली है, बट अगर आप मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की हालत देखें तो काफी खराब है, क्योंकि इन जनरल मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में काफी वीकनेस है। बट अगर आप निफ्टी और निफ्टी हैवीवेट्स के बारे में बात करें, वहां तो देखिए ट्रेंड एकदम कंसिस्टेंटली स्ट्रांग रहा है। पिछले 6-8 हफ्तों में हम यही सुन रहे हैं कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब सपोर्ट ब्रेक होगी, बट कभी वो हुआ ही नहीं। और अगर आप टेक्निकल स्टडीज को भी देखिए तो कोई भी स्टडी अभी भी ओवरबॉट नहीं है, इवन दो मार्केट लाइफ टाइम हाइस पे है। हर बार मार्केट ने सपोर्ट लेवल्स रिस्पेक्ट किया, हर बार मूविंग एवरेजेस रिस्पेक्ट हुई है, और मुझे लग रहा है कि ये बाजार अभी भी काफी स्ट्रांग रहेगा। 22,500 एक इंपॉर्टेंट मार्कर नंबर है, हो सकता है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन थोड़ी बहुत हो, बट एक बार 22,500 निकलता है तो 300 से 500 पॉइंट की और तेजी निकलेगी। बट निफ्टी में मुझे लगता नहीं है कि कोई परसेंटेज टर्म्स में बहुत बड़ी मूव आएगी, ऐसी बाजार धीरे धीरे ऊपर चलता रहेगा, और सपोर्ट लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब तक बाजार 21,850 से 21,900 के ऊपर है, तब तक मेरे हिसाब से ट्रेंड इंटैक्ट है, और धीरे धीरे 23,400 के लेवल्स तक जानी चाहिए। बट अगर आप लार्ज कैप्स की बात करें, अभी अपॉर्चुनिटी टॉप 100 स्टॉक्स में है, तो उसमें फोकस कीजिए। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अपॉर्चुनिटी अभी रही नहीं, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, स्मार्ट मनी वापस लार्ज कैप्स में चला गया है, तो लग रहा है कि पूरा मार्च अभी लार्ज कैप्स में ही फोकस रहेगा। ओके, लार्ज कैप पे ही फोकस रहेंगे। बैंक निफ्टी ने काफी अंडर परफॉर्म किया, खासतौर से एचडीएफसी बैंक ने। क्या यहाँ पर साइंस बन रहे हैं कि अब थोड़ा सा रिवर्सल बन रहा है? देखिए, निफ्टी चलने के लिए 3 पॉकेट्स होते हैं। एक तो होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरी होती है आईटी सेक्टर, और तीसरा होता है बैंक्स। आपने देखा होगा आईटी सेक्टर पिछले 2-2.5 हफ्तों से उसने कुछ नहीं किया, एक रेंज में रहा है। रिलायंस 3,000 के लेवल पे आसपास आके यहाँ पर थोड़ी बहुत उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, बट ओवरऑल ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। तो बचा बैंक्स, और ये बाजार 22,500 तक चला है क्योंकि बैंक्स ने इतना अच्छा मूव दिया है। जैसे हमने पहले भी बात किया था 2-2.5 महीना पहले, एसबीआई हमारे लिए टॉप पिक है बैंक निफ्टी में इस साल के लिए, और वो स्टॉक अब 800 के लेवल पे चल रहा है, के आसपास चल रहा है, और लग रहा है कि यहाँ से भी 25 से 30% की तेजी आनी चाहिए। तो वो तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग पिक है ही। एचडीएफसी बैंक 1400 के लेवल पे हमारा व्यू क्लियर था कि खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है कि इतनी ओवर ओनरशिप है कि हर बार कुछ भी अगर तेजी आती है तो सेलिंग प्रेशर आता है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो 1400 का इसमें बेस बन गया है, और ऊपर में ये 1550 से 1570 तक जा सकता है। और बैंक निफ्टी का भी चार्ट काफी अच्छा बन गया है, पिछले एक हफ्ते के मूवमेंट के बाद आईसीआईसीआई बैंक में भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी इस मूव में लाइफ टाइम हाइस क्रॉस कर जाएगा, तो 48,500 क्रॉस कर जाना चाहिए, और धीरे धीरे ये 50,000 के लेवल तक जा सकता है। ओके गौतम, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। गौतम, आईटी पर आपका व्यू क्या है, स्पेशली नेस्डैक के प्राइस परफॉर्मेंस को देखने के बाद आईटी पे आपका व्यू? क्योंकि लास्ट वीक भी हमने जो हमारा प्रीवियस हाई था निफ्टी आईटी पे, आई मीन दिसंबर 2021 का, उससे अपने आप को पैरेलली अलाइन कर लिया था, बट वहाँ से थोड़ा सा सिंक हुए हैं। आपका व्यू, और स्पेशली लार्ज कैप आईटी पर? देखिए, नैस्डैक का प्राइस परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली काफी अच्छा रहा है, एंड दैट हैज नॉट ओनली हेल्प
यूएस मार्केट्स, बट दैट हैज वर्ल्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड इन जनरल, क्योंकि जब यूएस मार्केट स्टेडी होती है ना, तो जनरली ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स अच्छे रहते हैं। और वैसे भी अभी एक ऐसा सिनारियो है जहां पर एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स, जो दुनिया की एक इंडेक्स होती है, वो लाइफ टाइम हाइस पे ट्रेड करी है। तो ये बताता है कि एक ग्लोबल बुल मार्केट डेफिनेटली इंटैक्ट है। इस बुल मार्केट में कुछ मार्केट्स है, समझ लीजिए चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, जो उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट इन जनरल दुनिया एक ऐसे फेज में है जहां जनरली इक्विटी मार्केट्स अच्छे कर रहे हैं। कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑन आईटी स्टॉक्स, हाँ वो थोड़े से कंसोलिडेशन में चले गए, बट ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो हमारा अभी भी वर्किंग टारगेट 39,400 का है। मुझे लग रहा है कि वो धीरे धीरे वहां तक चला जाएगा। आई थिंक जिस तरह से टीसीएस 4,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जिस तरह से विप्रो 500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इन्फोसिस में जो पुलबैक आई है सपोर्ट लेवल्स तक, और एचसीएल टेक में जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस रही है, आई थिंक ये लेवल्स पे आप सेफली खरीदारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका 3 से 6 महीने का व्यू है तो यहाँ से 10, 12, 15% की तेजी आनी चाहिए, और जो ओवरऑल सेटअप है वो इंटैक्ट है। और अगर आप आईटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय द निफ्टी को देखेंगे तो वहां पर तो एक बहुत अच्छी टर्न आई है पिछले 2 महीने में। तो मुझे तो आईटी इंडेक्स अच्छा लगता है, सेफ लगता है, और 22,500 के इंडेक्स में आई थिंक आईटी में बेटर रिस्क रिवॉर्ड है इन कंपैरिजन टू अदर सेक्टर्स। अच्छा गौतम, एक और बात, इस साल फार्मा में जो मूव रहा है, या तो मैं इसे कैलकुलेट करूं या फिर उसे ध्यान दूं, अप्रैल 2023 से ये इंडेक्स लगभग 12,000 का इंडेक्स आज 19,300 पे खड़ा है, और जो रीसेंट मूव था नवंबर में शुरू हुआ, आई थिंक फ्रॉम 14,600 ऑनवर्ड्स टू आई थिंक 19,330। अभी हैं, हमने इस मंथ के रिवॉल्वर्स के आंकड़े बहुत स्ट्रॉन्ग देखे, बट एट ऑल टाइम हाई, एंड स्पेशली आफ्टर होल्डिंग दिस वर्टिकल राइज इन चार्ट्स, आपको फार्मा पे आपका आउटलुक और कहाँ स्पेस है चुनिंदा स्टॉक्स में चेस करने लायक अभी भी? देखिए, हमारा 6-8 महीने से फार्मा में काफी बुलिश व्यू रहा है, और फार्मा में खासियत ये है कि ये सेक्टर और इसके जो टॉप स्टॉक्स है वो धीरे धीरे बिना आवाज किए चल जाते हैं। आप सन फार्मा को देखिए, ऑलमोस्ट एवरी वीक हैज बीन अ न्यू हाई फॉर दैट स्टॉक इन द रीसेंट पास्ट। हमारे वो लॉन्ग टर्म पिक्स में है जो हमने 6-8 महीने पहले रेकमेंड किया। मुझे लग रहा है कि फार्मा इंडेक्स यहाँ से भी चलेगा। हमारा इंडेक्स पे वर्किंग टारगेट है 21,600। 19,000 में एक छोटी सी रेजिस्टेंस थी, बट वो लेवल अब क्रॉस हो चुका है, और लग रहा है कि और इसमें तेजी बनेगी। आई थिंक ग्लोबल टेलविंड्स भी है, तो फार्मा हमें अच्छा लगता है। यहाँ से 10-12% की तेजी आनी चाहिए। और विद इन द सेक्टर सन फार्मा तो हमारा टॉप पिक है, फॉलोड बाय सिप्ला, जहां पर मुझे लगता है कि 150 से 200 रुपए की मूवमेंट और आनी चाहिए, और डॉक्टर रेड्डीज जहां मुझे लगता है कि 700 से 1,000 रुपए की मूवमेंट आनी चाहिए। तो ये 3 हमारे फेवरेट्स है। जाइडस लाइफ भी हमने रेकमेंड किया, बट वो काफी चल चुका है, अब 1,000 के लेवल्स पे है। तो फार्मा में बने रहना चाहिए, और जैसे मैंने कहा फार्मा आईटी हमारा टॉप पिक्स है, फॉलोड बाय मेटल्स। मेरे हिसाब से मेटल्स विल बी द ट्रेड ऑफ द ईयर, और मुझे ये सेक्टर में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। ओके, मेटल्स विल बी द ट्रेड ऑफ द ईयर, काफ़ी इंटरेस्टिंग। विद इन दैट फिर कोई प्रिफर्ड पिक होगी क्या गौतम? बिकॉज ये आपके फेरस भी हैं, नॉन फेरस भी हैं, मोमेंटम दोनों में है वैसे। हाँ, मोमेंटम दोनों में है, और मुझे लगता है कि ये इंडेक्स यहाँ से 25% बढ़ सकता है। सो 9,500 से 10,000 तक का मिनिमम टारगेट मुझे मेटल्स में लगता है। हमारा फेवरेट्स तो देखिए नैल्को और सेल रहा है, जो हमने रेकमेंड भी किया था, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी बने रहने चाहिए। यहाँ से 20 से 50% की तेजी ये दोनों स्टॉक्स में, अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है तब आनी चाहिए। अगर आप टॉप स्टॉक्स में देखें तो हमें जीएसपीएल अच्छा लगता है, जेएसडब्ल्यू स्टील में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर टर्न अराउंड आनी चाहिए, और टाटा स्टील में आई थिंक खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उस स्टॉक ने 130-35 के रेंज में एक अपना बेस बना लिया है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 12 से 18 महीने में आपको टाटा स्टील 200 के लेवल पे मिलनी चाहिए। सो इंडेक्स चार्ट अच्छा है, रेशियो चार्ट्स अच्छे हैं, और अगर चाइना में रिकवरी आती है, जो लग रहा है कि अब आएगा, तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव सेक्टर फॉर द मेटल्स इंडेक्स। और ये एक ऐसा सेक्टर है जो अभी अंडर ओन्ड है, ज्यादा लोग उसको देख रहे नहीं है। 2 साल पहले हम ऐसी रियल एस्टेट और कैपिटल गुड्स के बारे में बात करते थे, आईटीसी के बारे में बात करते थे, रिलायंस के बारे में बात करते थे। अब मुझे लगता है कि मेटल्स और फार्मा वैसे स्पेसेस में है। ओके, मेटल्स एंड फार्मा। अच्छा, बात क्योंकि मेटल्स की हुई है, केमिकल्स भी नॉर्मली उन्हीं फैक्टर्स पर भागते हैं। यहाँ बॉटम बना क्या? यहाँ चार्ट थोड़े खराब है।
देखिए चार्ट ओवरऑल बेसिस पे तो अभी भी खराब है। 3 महीने पहले मुझे ऑनेस्टली लगा था कि बॉटम बन जाएगी और उसमें तेजी आनी चाहिए। कुछ स्टॉक्स चले भी थे, आरती इंडस्ट्रीज में अच्छा मूव था, गुजरात फ्लोरो में अच्छा मूव था। बट अगर आप वही दीपक नाइट्रेट को देखें, नवीन फ्लोरिन को देखें, अल्कली अमीन को देखें, तो इसमें कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं। तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट में ये सेगमेंट है, सेक्टर है। अभी इसमें हाथ मत डालिए, क्योंकि आई थिंक दूसरे बेटर अपॉर्चुनिटीज है। जब इसमें मोमेंटम पिक होगी, जब रेसिस्टेंस लेवल्स क्रॉस होंगे, तब इसमें वापस आएंगे। बट आरती इंडस्ट्रीज, गुजरात फ्लोरो और नोसेल, ये 3 स्टॉक हमारे टॉप पिक्स है अभी केमिकल स्पेस में। बाय द वे, एक बार जरा आप इंटरग्लोब एविएशन लेकर आइए और देखिए क्या शानदार मोमेंटम दिया है स्टॉक ने आपको। डे ट्रेडर का तो अच्छा पैसा बन गया होगा। अगर आप डे ट्रेडर ना, बहुत अच्छा पैसा बन गया होगा आपको, क्योंकि मार्केट ने ब्यूटीफुल सेटअप दिया आपको और वहाँ से आपको रिवॉर्ड करके दिया आप। अच्छा, एक और मैं आपसे जानना चाह रहा था गौतम, रिलायंस पर अब क्या व्यू बन रहा है? क्या अब रिलायंस लीडर है इस मार्केट का? हाँ अनुज, ऐसा ही कुछ लग रहा है, क्योंकि रिलायंस जिस तरह से 3000 के लेवल पे एकदम कंफर्टेबल सा हो गया है। क्योंकि पहली बार पहले क्या होता था पिछले 1-1.5 सालों में, जैसे ही वो 3000 के आसपास जाता था तो उसमें सेलिंग प्रेशर आ जाती थी। इस बार वो नहीं हो रहा है और लग रहा है कि ये तैयारी है 3000 के ऊपर जाने की और सस्टेन करने की। और अगर वो सस्टेनेंस आता है, जो मेरे हिसाब से आ जाएगा, तो 3250 से 3300 मिनिमम रिलायंस जानी चाहिए। और रिलायंस में अगर 10% का मूव आता है ना, तो ये पूरे निफ्टी को एकदम होल्ड करके रखेगा। और ये सब इंडिविजुअल स्टॉक्स जब हम देखते हैं ना, तब हमें लगता है कि निफ्टी में ज्यादा फॉल नहीं है। बीच बीच में थोड़ी बहुत करेक्शंस आएगी, वो आपको डराएंगे, बट सपोर्ट लेवल्स बने रहेंगे। ओके अच्छा गौतम, एनबीएफसीज, ये चंक जो कि जिसकी लीडरशिप एक ज़माने में B2 के पास हुआ करती थी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, वो दोनों काफ़ी तंग रहे स्टॉक इस बार। और उसके बाद जो लास्ट वीक आई थिंक 2 इंसिडेंट्स हुए जिसमें आरबीआई खुल के सामने आया अपने आई थिंक व्यूज़ के साथ, उसने प्राइस को और डैमेज किया। कुछ गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में हम इक्का दुक्का दिन एक स्विंग खेल लेते हैं, बट मोर और लेस वीकनेस परसिस्ट कर रही है। लेकिन इसी बीच में हमने इंश्योरेंस स्टॉक्स में अच्छा मूव देखा है। आपका व्यू क्या बन रहा है एनबीएफसीज में, अब जिसमें आपके पास गोल्ड फाइनेंस कंपनियां भी हैं, जिसमें आपके पास एचएफसीज भी हैं और इंश्योरेंस कंपनियां भी, आपका ज़्यादा कन्विक्शन किस तरफ है? देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट है। एक तो पॉइंट ये है कि मार्केट इज नाउ इन वैल्यू मोड एंड इट इज नॉट इन ग्रोथ मोड। तो वो सब जो शेयर थे जो एकदम हाई पीस पे चलते थे, जो मार्केट के फेवरेट थे, 2020-21 में सबसे बेस्ट रिटर्न्स दिए थे, वो चलना बंद हो गया। बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व आर ग्रेट एग्जांपल्स। सेकेंडली, जो आरबीआई का स्टेप्स था लास्ट वीक, उसके कारण काफी स्टॉक्स के सेटअप्स खराब हो गए और उसके कारण जो अच्छे स्टॉक्स थे उसमें भी कोलैटरल डैमेज आ गया। तो एक बार उस सारे एनबीएफसी स्टॉक्स अंडर परफॉर्मेंस मोड में चले गए हैं, तो मुझे लगती नहीं है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो एक बार के लिए दूर रहना चाहिए। लेट द डस्ट सेटल, लेट देयर बी सम स्टेबिलिटी इन द एनबीएफसी स्पेस, इसको वापस देखेंगे। अभी रादर बैंक्स में फोकस कीजिए, वहां बेटर अपॉर्चुनिटी है। पर जैसे आपने गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज के बारे में बात की, देखिए मैं पिछले 1 साल से ये कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से गोल्ड इज वन ऑफ द बिगर अपॉर्चुनिटीज ऑफ द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। आप देख रहे हैं कि गोल्ड अब $2200 के आसपास है और यहां से मुझे लग रहा है कि $2500 तक चला जाएगा। तो अगर वो होता है तो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है, वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। बट दूसरे जो एनबीएफसीज है उससे दूर रहनी चाहिए। इन कंपैरिजन अगर आप इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो ट्रेंड्स काफी स्ट्रांग है। एसबीआई लाइफ देख लीजिए, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड देख लीजिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, और अब धीरे धीरे एचडीएफसी लाइफ भी चल रहा है। इंश्योरेंस एक बड़ा थीम है, एक बड़े कंसोलिडेशन फेज से निकल रहा है। तो इंश्योरेंस में मुझे अच्छा लगता है, बट इंश्योरेंस में आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू होना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में काफी वॉलेटिलिटी है जो ट्रेडर्स के लिए अच्छी नहीं। ओके गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे, निफ्टी बैंक पे, निफ्टी आईटी पे अपने अपने आउटलुक शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे गौतम। अब निफ्टी 22,450, 47627 निफ्टी बैंक। जब दुविधा हो तो आंख बंद कीजिए और लगाइए ध्यान। और जब ध्यान की बात आती है तो एक नाम ज़रूर आपके जहन में आता है, श्री श्री रविशंकर। अनुज की मुलाकात हुई, बात हुई बीते गुरुवार को। मैं जैसे कि 9 बजे भी डिस्कस कर रहा था। अनुज, कैसी रही मुलाकात? अभी अंश देखेंगे उनके कुछ, लेकिन तालमेल आपकी आई थिंक प्रोफेशनल और आई थिंक जो जिसे कहते हैं ना अध्यात्म, उसमें बहुत ज़रूरी होता है। क्या कहा उन्होंने उसमें? 100% वीरू, बिल्कुल। और देखिए, मैंने बात की गुरुदेव से ग्रीड और फियर,
इसको बैलेंस करने की, क्योंकि हमारे स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ग्रीड एंड फियर और स्ट्रेस। इन सब पर बात की और थोड़ी सी मैंने बात की जब इलेक्शन आने वाले हैं उसको लेकर। तो चलिए सुनते हैं उस कॉन्वर्सेशन को। गुरुदेव, एक और चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी थी, हमने स्ट्रेस की बात की, एक और इमोशन जो बिजनेस वर्ल्ड में मैनेज करना होता है वो होता है ग्रीड एंड फियर का। तो ग्रीड एंड फियर के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं कि हमारे क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी हम काम करते हैं कि उसमें अगर आप ग्रीड और फियर को मैनेज कर लें तो बाकी सब कुछ मैनेज हो जाएगा। उसके लिए क्या गुरु मंत्र होगा? ध्यान करोगे तो आपका इंट्यूटिव एबिलिटी बढ़ेगी। इंट्यूशन बढ़ता है तो लगेगा कहाँ इन्वेस्ट करने से मुझे मुनाफा मिलेगी, कहाँ करना चाहिए, ये आपको अंदर से सूझेगी। देखिए, हम कहते हैं इनका किस्मत है, कोई कोई व्यक्ति जहाँ हाथ लगाता है वहाँ उसको सक्सेस मिलता जाता है, कोई कोई व्यक्ति जहाँ हाथ लगाता है उसको सक्सेस मिलता है, कोई कोई व्यक्ति जहाँ भी हाथ लगाता है वो डाउन द हिल होने लगता है। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि उनके भीतर जो एक लक फैक्टर है उसको बढ़ाने की तरीका पता नहीं। तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ध्यान करें, सेवा करें। ये दो चीज जीवन में रखें। ओके, कितना टाइम आपको लगता है कि हमें मेडिटेशन और सेवा करनी चाहिए? मेडिटेशन हमें रोज 20 मिनट करें, 20 25 मिनट करें, काफी है। ओके, और सेवा? सेवा करिए हफ्ते हफ्ते भर में 4-5 घंटे तो रखिए। हफ्ते भर में 4-5 घंटे सेवा रखिए। और सेवा किस लेवल पे की जाए? मतलब हर किसी का लेवल डिफरेंट हो सकता है। हाँ, किसी भी लेवल पर सेवा करें। सेवा करने से अपना जो ग्रीड है वो शांत होता है। ओके। और ध्यान करने से भय दूर हो जाता है। आपका फार्मूला मिल गया। ओके। गुरुदेव, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर एक बहुत लोग, क्योंकि हम यूथ ओरिएंटेड चैनल भी हैं, ये पूछते हैं कि लाइफ में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट करने के क्या गुरु होंगे? लाइफ में इन्वेस्टमेंट करना तो ज्ञान और ज्ञान और सेवा ये आवश्यक है। आपका लाइफ ही एक इन्वेस्टमेंट समझिए, मर्दी से वो इन्वेस्टमेंट पे ऑफ करनी चाहिए आपको। लाइफ में क्या इन्वेस्टमेंट नहीं है, लाइफ इटसेल्फ इज एन इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए। और वो पे ऑफ करे तब पे ऑफ हो सकता है जब हम अपना मन को संभालते हैं, बिल्कुल, अपना व्यवहार में कुशलता पाते हैं और समाज के लिए उपयोगी होते हैं। जो व्यक्ति उपयोगी नहीं होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता दिन भर, वो उनका इन्वेस्टमेंट नीचे जाता रहता है। गुरुदेव, इस समय भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड की सुपर पावर्स में गिनी जा रही है और भारत का डंका हर जगह बज रहा है। आपने तो पूरी दुनिया घूमी है, क्या मेन चेंज आया है पिछले 10 सालों में? नेतृत्व। मोदी जी की नेतृत्व ने देश की छवि बदली है। विदेशों में अवश्य एक बड़ा फर्क हुआ है उसमें। और देखिए, जिस देश में ताकत होता है उसके पास सब लोग आते हैं। वैसे कुदरती ढंग से तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ा ताकत है, वो तो है, वी आर बिगेस्ट मार्केट। इसके साथ साथ जब हमारी इंडस्ट्रीज, हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारा पॉलिसीज सब बने, उसका बहुत बड़ा फर्क है। हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन हमारे फॉरेन मिनिस्टर का भी है। जयशंकर जी भी जिस तरह से ट्रैवल करके लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं और अपना असर्टिव रह रहे हैं। देखिए, असर्टिव होना चाहिए हमें, सॉफ्ट स्पोकन लेकिन असर्टिव नहीं होते हम, फिर वो लड़खड़ा जाते हैं। फिर तो ये क्या मोदी जी का ही नेतृत्व जो बाकी हमारे मूल को हमें सम्मान देना चाहिए। नहीं तो ऐसा लगे कि हम हमेशा लेपापोती करने में लगे हुए रहते हैं, दूसरों को किसी तरह से रिझाने में लगे रहते हैं। हम दूसरों को रिझाने की आवश्यकता नहीं है, अपना दृढ़ता से खड़े हो जाए अपने पांव पर, अपने बल को पहचाने तो दुनिया हमको सम्मान करेगी। या हम किसी की चपलूसी करते रहेंगे, उनके चापलूसी, उनको जाके फुसलाते रहेंगे, फिर उनसे कुछ
मांगते रहेंगे, इससे नहीं बनेगी बात। तो मोदी जी को आपने इतने सालों से देखा, 10 साल से वो प्रधानमंत्री रहे हैं, उससे पहले करीब 12-13 साल वो मुख्यमंत्री थे। ऐसी उनमें क्या खास लीडरशिप स्किल है जिससे ये इतना बड़ा चेंज आया है पिछले इतने सालों में? नहीं तो वो तो बहुत सी उनमें है। एक तो ये तो उनमें बहुत बातें हैं। वो तो अपने मूल को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम जो है वो हम हैं, इस बात पर उनको कोई शर्म नहीं है। देखिए धार्मिक स्थान पर जाते हैं, खुल के जाते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं चुप चुप के कोई जाके पूजा करके आ जाते थे। पहले तो लोग बड़े शर्मिंदा होते थे अपने संस्कृति को लेके, अपने विरासत को लेके, आइडेंटिटी को लेके। मोदी जी कभी ऐसे नहीं करते। फिर वो बड़ा शार्प रखते हैं सब में, उनका ऑब्जर्वेशन और मेहनती है। हमें इतना मेहनती प्राइम मिनिस्टर तो शायद क्योंकि अभी उनकी अप्रूवल रेटिंग्स आई थी, वो भी इस समय ऑल टाइम हाई पर हैं और अभी इलेक्शन आने वाले हैं। दुनिया में आज ऑल टाइम हाई है। क्योंकि वो इतना मेहनत किए हैं, वो हर चीज पर मेहनत करते हैं। तो वो एक उनमें बहुत जो है ना खूबी है। अब विदेश में भी सब लोगों से मिलना जुलना सब करना। तो आप इस खास इंटरव्यू के, जो कि सोशल मीडिया पे भी है, आप जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी रखा हुआ है ये इंटरव्यू, आप उसे वहाँ पे सुन सकते हैं। बहरहाल चलिए बाजार के अब नए चरण में, यानी 10:30 के बाद का जो चरण शुरू होता है उसमें एंटर करते हैं। नीरज जी मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। नीरज जी नमस्कार। और आज जुझारूपन स्क्रीन पे कायम है, लेकिन एक स्टॉक का दिन है आज, स्टॉक्स का दिन है इनफैक्ट, वो है फार्मा। और ITC ने आज दस्तक दी है कि मैं भी मौजूद हूँ, थोड़ा ध्यान मुझ पर भी दो। फार्मा, यस, फार्मा एंड फार्मा, टोरेंट फार्मा। याद मुझे इसलिए आया क्योंकि टोरेंट पावर में खबर थी और 11% ऊपर है, तो उसी में टोरेंट फार्मा भी। नहीं सही, आप सही कह रहे हैं, फार्मा का आज दिन है और बहुत बढ़िया प्रदर्शन फार्मा कंपनीज दिखा रही हैं। कितना 22,500 मोटे मोटे तौर पे मान के चलिए आप इसको। देखते हैं इस हफ्ते मेरा लक्ष्य है 500 पॉइंट का, मुझे इस हफ्ते 23,000 चाहिए। ज्यादा मांग लिया क्या? अभी नीरज जी मैं आपसे खुद पूछना चाहूंगा कि नियर टर्म में, छोटी अवधि में, अभी हमने अर्निंग्स देख ली, आई मीन 2 स्ट्रॉन्ग RBI के एक्शंस भी आ गए, बाजार के पास ट्रिगर क्या है? मैं तो खैर डेटा रीड करता हूँ, डेटा पे ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ, ट्रिगर क्या है बाजार के पास? बाजार के पास ट्रिगर क्या नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इस समय टैक्स हार्वेस्टिंग चल रही है। इस समय लोग एडवांस टैक्स पे कर, इस क्वार्टर में सबसे ज़्यादा एडवांस टैक्स पे करना होता है, ऑलमोस्ट 40% तक। तो और टैक्स हार्वेस्टिंग करते लोग लॉस बुक करते हैं, जिससे कि उनको एडजस्ट हो कैपिटल गेन्स में। इस वजह से आपको ये मार्केट सबड्यूड दिख रहा है, वरना यही सारे ट्रिगर्स हैं। जिस तरह से ऑर्डर्स रिलीज हो रहे हैं 31 मार्च से पहले या इलेक्शन से पहले, आप कह लें अनाउंसमेंट से पहले, वो सब इसके लिए बहुत बड़े ट्रिगर हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे बड़ी इसमें लग रहा है कि तेज़ी बनेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे इस हफ्ते 23,000 निफ्टी में दिख सकता है, मुझे चाहिए, ऐसी मेरी सदिच्छा है। बाकी तो मार्केट इज गॉड, लेकिन मेरे को लगता है कि बड़ी तेज़ी बनेगी। थोड़ा बहुत ये जो 2-3 रीजंस हैं उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा सबड्यूड सा दिख रहा है आपको। और जो ये ऑर्डर की बात आप कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल सत्य है नीरज जी। आज आप देखिए HL को, मतलब हमारे करियर में सबसे बेहतरीन स्विंग देने वाली कोई PSU बनी है तो मेरे ख्याल से वो HL। और आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले इनका क्या हाल था आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम था। यस, ये तो जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था इसमें जो स्प्लिट बना, उसके बाद फिर ही वहीं पहुंच रहा है। देखिए आप क्या जबरदस्त तेजी है इसमें। और इवन BHEL को आप देखिए ना, BHEL में आज भी एक रिपोर्ट आई है और पता नहीं 300 रुपये तक का उसमें टारगेट आ गया। देखिए 258 पे खड़ा है BHEL। मैंने लास्ट वीक इंजीनियर्स इंडिया की CMD से बात की थी, सुना था मैंने इंटरव्यू, है ना, इशारों में उन्होंने बताया था कि आप अप्रैल में बात करिएगा मुझसे, फिर देखिएगा आप क्या ऑर्डर बुक बनती है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब वो बस ये है कि मार्केट थोड़ा सा, अभी मैंने बताया कि 2-3 रीज़न है इसकी वजह से थोड़ा सा ठंडा है, अदरवाइज बहुत बड़ी तेज़ी मुझे लगती है इसमें। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस।